So dear students, welcome back in class 12th, and today I am going to discuss some revision work of second monthly examination. तो सेकेंड मंथली एग्जामिनेशन में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है और इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ रहा है। तो मैं चाहता था क्योंकि रिवीजन भी हो जाए, अगर आपने कुछ मिस करा है तो थोड़ा सा उन चीज़ों को भी देख लेंगे और देन फिर इसके आगे की हम लोग कोई बात करेंगे। तो आज की क्लास जो हमारी होनी है उसमें एक पूरा रिवीजन हमको करना है कि क्या आपने पढ़ा है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर टाइम होगा इसी क्लास में कुछ हम लोग जो बोर्ड के सैम्पल पेपर हैं उन बोर्ड के सैम्पल पेपर्स में से वो क्वेश्चन जो कि आपने जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए और जो कि इन एक्सरसाइज से या यूनिट से आते हैं वो मैं आपको जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। So let's start current electricity. The first thing is electric current. You know very well the rate of flow of charge is known as the electric current. अगर किसी कंडक्टर में जो rate of flow of charge होता है उसे electric current कहते हैं। Then the next topic is Ohm's law, resistivity and conductivity. So what is the Ohm's law? Ohm's law states if the physical conditions remain unchanged, then the potential difference is directly proportional to the electric current flowing through the conductor. So V equal to IR. फिर इसके बाद आता था R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो आपसे इसमें भी बात करी थी कि अगर हम लोग किस पार्टिकुलर कंडक्टर बात करते हैं देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। द नंबर वन इज स्मॉल एल यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द एरिया ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। और अगर हम लोग क्या करें कि इसमें अगर इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दे तो ये आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए बन जाता है। रो इज़ नोन एज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और आपको इसको रो की एक दूसरी डेफिनेशन भी बताई थी द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिविटी। और तो कंडक्टिविटी सिग्मा यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज द कंडक्टिविटी। देन फिर हम लोगों ने बात करी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। वी अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, देन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल विद अ वेलोसिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ सेकेंड, एंड दिस इज द नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी डी इक्वल टू ई ईटा अपॉन स्मॉल एम, आई इक्वल टू एनी ए वी डी। So I equal to any AVD is the simple formula which states the relation between the drift velocity and the electric current, and you can see here for a particular conductor if the number of electrons in per unit volume remains constant, small e is constant, area is constant, then the I is directly proportional to the VD. then फिर जो है या ये भी कह सकते हैं कि अगर अलग अलग कंडक्टर की बात करेंगे और VD अगर फिक्स हो जाए तो I NEA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन द नेक्स्ट फार्मूला इज द कैपिटल आर। ये हम लोगों ने रिलेशन करा था आर इक्वल टू एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टॉ इंटू एल बाई ए, और इसी रिलेशन से हम लोगों ने जो है ओम्स लॉ एक तरीके से डिराइव करा था पार्टिकुलर इसी रिलेशन में आके। और जो एम अपॉन एनी स्क्वायर टॉ इसको यहाँ पर रेसिस्टिविटी रो बोलते हैं। अगर हमको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालना हो तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। सिग्मा इक्वल टू एनी स्क्वायर अपॉन टॉ एनी स्क्वायर टॉ अपॉन एम हो जाता है। फिर कंडक्टेंस की बात करते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज द कंडक्टेंस। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोबिलिटी, देन द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई जो है वो मोबिलिटी बोला जाता है। मोबाइल चार्ज कैरियर जो है इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं, आयोनाइज्ड गैस में आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी यूनिट आप याद रखिए एम और एम स्क्वायर वी इनवर्स एस इनवर्स होती है। देन फिर फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अपने कुछ फेलियर भी थे, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो क्या आती है कि ड्यू टू जूल्स इफेक्ट द इंक्रीज इन करंट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द कंडक्टर हैज द रेजिस्टेंस इन द वायर इंक्रीजेज। यानी जूल का जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर किसी से जो है कहीं पर करंट बढ़ती है किसी कंडक्टर में तो साथ ही साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स जो ये आप ग्राफ देख रहे हैं ये प्योरली लीनियर ना होके हल्का सा जो है क्या हो जाता है, टर्न हो रहा है। यहाँ पर देखिए टर्न कर रहा है, यानी कि ये ओम्स लॉ को अब जो है वायलेट कर रहा है।
इलेक्ट्रोलाइट में ओम्स का जो लॉ है, ओम्स लॉ है, वो फेल हो जाता है। इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सच एज थायरिस्टर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा, इन सब पर वी आई अगर हम लोग कर्व बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। सेकंड बुक का जो आप लास्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। देन फिर इसके बाद क्या है, नाइक्रोम वगैरह जो है जिनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, तो जो है मैग्नेन और कॉन्स्टेंटन जैसी चीज़ें हैं उनमें भी ओम्स का लॉ फॉलो नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। देन फिर वी विल टॉक अबाउट द करंट डेंसिटी, द रेशियो ऑफ द करंट टू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज द करंट डेंसिटी, यानी कि J = I/A हम लोग ले लेते हैं तो करंट डेंसिटी हो जाता है। फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी हम लोगों ने चर्चा करी थी, तो ये क्या है, R = R0 1 + α T - T0। ये डिफरेंट टाइप के आप रिलेशन देख रहे हैं, मैं बता चुका हूँ पूरा, ये फार्मूला आप दोबारा से देख के नोट भी कर सकते हैं। फिर ये देखिए कुछ अच्छे ग्राफ हैं, क्योंकि CBSE बोर्ड में कई बार ऐसे जो है क्वेश्चंस बना के पूछे जाते हैं, जिसमें कि अगर हम लोग रेजिस्टिविटी अगर टेम्परेचर के साथ में लें, कॉपर के लिए तो इस तरह का ग्राफ आता है, फिर नाइक्रोम के लिए इस तरीके का ग्राफ है, और यहाँ पर कंडक्टर के लिए कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ दिखेगा, ठीक है, ये कंडक्टिविटी का ग्राफ है। एंड देन फिर जो है सेमी कंडक्टर के लिए हम लोग जो रेजिस्टिविटी का ग्राफ लेते हैं, कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ आते हैं, ठीक है। तो हर जगह पर जो बिहेवियर है वो अलग अलग है, आप देख रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टिविटी बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है कॉपर के लिए, और यहाँ पर कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर बढ़ रहा है नाइक्रोम के लिए। कंडक्टिविटी की अगर बात करते हैं कंडक्टर के लिए, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ घट रही है, और रेजिस्टिविटी की बात करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, तो अगर आप देखेंगे जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है। तो ये कुछ ग्राफ है। देन फिर एक अगला टर्म आता है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर विदाउट एनी रेजिस्टेंस, अगर कोई कंडक्टर इसमें बिल्कुल रेजिस्टेंस ना हो तो एक तरीके से हम कहते हैं कि वहाँ पर कभी भी जो है कोई भी लॉस नहीं करंट का होगा, और ऐसी चीज़ों को सुपर कंडक्टर कहते हैं। जब मरकरी को 4.2 केल्विन या इससे नीचे अगर हम लोग जो है क्या करते हैं, कूल कर देते हैं, तन यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, इट लूजेज ऑल इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जो मरकरी है और मरकरी को अगर 4.2 केल्विन से नीचे ले जाते हैं तो यह इट बिहेव्स लाइक अ सुपर कंडक्टर। दिस टेम्परेचर नोन एज द क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे सभी क्या हो जाते हैं, जो चीज़ें हो जाती हैं वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर एक मेजिनर इफेक्ट आता है, सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक, यानी कि सुपर कंडक्टर्स में बिल्कुल भी मैग्नेटिज्म नहीं होता, ये खास बात है। तो आप अगर देख रहे हैं यहाँ पर एक सुपर कंडक्टर दिया और आप यहाँ पर अगर लाइंस देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिख रही होंगी, तो सुपर कंडक्टर पे कोई भी असर नहीं मिल रहा है, और डिप ये एक तरीके से रिपेल कर रहा है उनको। एप्लीकेशंस क्या है, तो सुपर कंडक्टर का जो यूज है वो सुपरफास्ट कंप्यूटर के लिए किया जाता है। ऐसा पावर का ट्रांसमिशन अगर हमें करना हो जिसमें लॉस ना हो तो हम सुपर कंडक्टर का यूज कर सकते हैं, बट सुपर कंडक्टर को बनाना अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि सुपर कंडक्टर भी जो भी चीज़ बनती है उसके लिए बहुत कम टेम्परेचर होना चाहिए, और ऐसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर की कंडीशंस जो है अर्थ पे कुछ प्लेसेस पर ही अवेलेबल है। अंटार्कटिका, आर्कटिक जैसी जगहों की हम बात करते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो ऐसी जगहों पर ही कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसके अलावा सुपर कंडक्टर का यूज हर जगह अभी कर पाना असंभव जैसा है। अब इसके बाद आता है कि हम लोग कलर कोडिंग की बात करते हैं, तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ करके आपको याद कराया था। इसमें कलर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड और सिल्वर। वैल्यू 0 से लेकर 9 तक आती है वाइट के लिए। फिर गोल्ड के लिए 10⁻⁻1, सिल्वर के लिए 10⁻2 हो जाती है। देन फिर इसके बाद ये जो कलर के लिए जो चौथा वायर होता है वो टॉलरेंस बताता है, गोल्ड के लिए +-5%, सिल्वर के लिए +-10%, नो कलर +-20%। ऐसा एक एग्जांपल दिया जाता है, और फिर इस तरीके से फार्मूला बनता है AB × 10⁻³ +-D%, ठीक है। तो इस फार्मूले के आधार पर मैंने न्यूमेरिकल आपको कराए थे जब मैं लेक्चर ले रहा था। देन फिर अगर मैं आगे की बात करूँगा तो किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं। किरचॉफ लॉ क्या करता है कि किसी का जो करंट लॉ है, पहला लॉ वो ये कहता है कि फॉर अ पार्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर करंट सभी आकर मिलती हैं उनका जो टोटल सम होता है वो 0 के बराबर होता है। सिमिलरली किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है, केवीएल रूल जिसे कहते हैं, वो क्या कहता है कि फॉर अ पार्टिकुलर क्लोज लूप इन अ सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द 0, यानी कि जो भी अलजेब्रिक सम होता है पोटेंशियल डिफरेंस में, डिफरेंसेस का, चेंजेस का, वो 0 के बराबर होता है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दैन फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल की। अगर बात करें
तो ये इलेक्ट्रिकल EMF ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्वल टू W बाई Q हम लोग यहाँ पर निकाला था। हम लोग कहा था EMF क्या है, EMF इज अ एनर्जी और वर्क डन विच फोर्स द चार्ज टू फ्लो इन द सर्किट। यानी कि किसी भी सर्किट में जो है EMF क्या करता है, चार्ज को एक तरीके से पुश करता है कि वो फ्लो कर पाए। तो फिर यहाँ पर एक V इक्वल टू E माइनस IR भी था कि अगर से जो है अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप करा रहे हैं कहीं सर्किट में तो वहाँ पर क्या होता है, सेल का जो है IR के फॉर्म में वहाँ पर हमारा लॉस भी होता चला जाता है। देन फिर हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये हालांकि इस बार सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, आपको मालूम R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में R वन अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देन फिर अगला टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज जो कि है आपके सिलेबस में। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में कहता है कि इन बैलेंस कंडीशन आप यहाँ पर देखिए करंट फ्लो कर रही है, ए पॉइंट पर करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, I1 I2 P और R रेजिस्टेंस है, Q और S रेजिस्टेंस है। तो क्या हो जाएगा, ये गैल्वानोमीटर है। तो फॉर अ पार्टिकुलर कंडीशन जब कि क्या अगर यहाँ पर जो डायगोनल BD है इसमें अगर कोई भी करंट फ्लो ना करे तो जो है यहाँ पर P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S होता है। एडजेसेंट साइड के जो रेजिस्टेंस के रेशियो हैं वो आमने सामने बराबर होते हैं। तो P इक्वल टू क्यू R इक्वल टू S ये व्हीट स्टोन ब्रिज था हमारा, ठीक। देन फिर हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बात आ जाती है मीटर ब्रिज की। तो मीटर ब्रिज का सर्किट आपके सामने बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, की लगी हुई है, यहाँ पर एक AB वायर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। तो हमने क्या कहते हैं बिल्कुल बेस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म में होता है। गैल्वानोमीटर से एक फ्री वायर है, अगर हम इसको AB वायर पे कहीं टच कराते हैं और ऐसी कंडीशन ढूंढते हैं कि इससे जो लगा हुआ गैल्वानोमीटर उसमें रीडिंग 0 हो जाए, तो जिस पॉइंट पे गैल्वानोमीटर में रीडिंग 0 हो जाती है उस दौरान हम कह सकते हैं कि वायर 2 रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो एक को जो है हम P क्यू मान सकते हैं, एक को Q मान सकते हैं, ऊपर R है इसको X माना हुआ है, तो X की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एक्स हो गया, लेकिन R बाई एक्स की अगर बात करें तो L/100 माइनस L आ जाएगा। और ये पूछेंगे कैसे आएगा, तो आपको मालूम है जो अभी जस्ट आपने पीछे एक फार्मूला जो मैंने आपको अभी बताया था बहुत सिंपल सा, ये फार्मूला ये यहाँ पर बताया था, ये देखिए ये फार्मूला R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो अगर हम लोग P वाले रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो P वाले रेजिस्टेंस के लिए जो फार्मूला आ जाएगा आपका वो रो एल अपॉन ए आ जाएगा, और Q के लिए जब हम बात करेंगे तो वो रो 100 माइनस एल अपॉन कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। डिवाइड करोगे आप तो रो से रो ए से कट जाएगा और ये एल अपॉन 100 माइनस एल आएगा और एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये पूरा हमारा सारा बातचीत हुआ था, इसके एडवांटेज क्या हैं और ये सारी चीज़ें भी आप जो है आराम से इसको पढ़ सकते हैं। देन फिर क्या है, पोटेंशियोमीटर की बात करी थी। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि जो है कहीं ना कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करती है। और एमीटर में क्या होता था कि एमीटर में खास बात ये होती थी कि जब करंट फ्लो करती थी तो उसमें एक तरीके से करंट फ्लो कर रही होती थी, तब हम मेज़रमेंट करंट का करते थे। और ये जो पोटेंशियोमीटर है इसकी खास बात है कि नल पोजीशन में करंट का मेजरमेंट हम लोग करते हैं। नल पोजीशन का मतलब सर्किट में उस समय कोई भी करंट नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा प्योर रीडिंग हमको सही रीडिंग मिलती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं, पुराना आप लेक्चर देख सकते हैं, जो एक ब्रीफ था वो मैंने बता दिया। फिर टू कंपेयर EMFs ऑफ 2 सेल्स, अगर 2 सेल के जो है हमको क्या करने हो कि EMF को कंपेयर करना हो तो वो भी हम यहाँ पर करके निकाल सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से 2 अलग अलग सेल हमने ले लिए हों, इस तरीके से डायग्राम में देखिए 2 अलग अलग सेल ले लिए, उनका जब हम जो है EMF का कंपेयर करते हैं तो 2 अलग अलग पोजीशन में नल पोजीशन मिले हुए उसके रेशियो के बराबर आता है। ये भी मैं ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। देन फिर एक और जो इसका था एप्लीकेशन कि अगर कहीं पर कोई हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो वह इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। R इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर होता है। ई का मतलब अगर सेल से करंट जो है नहीं फ्लो कर रही तो केवल EMF ही आएगा। उस समय मान लेते हैं कंडीशन L1 मिलेगी। जब पोटेंशियल ड्रॉप होने लगा तो मान लेते हैं L2 पर नल पॉइंट मिलता है, तो ई अपॉन वी की जगह L1 अपॉन L2 आ जाएगा। तो R इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू आर। दिस इज़ द फार्मूला फॉर द मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देन फिर सेल का कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन था। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फार्मूला मैंने निकाला था, I इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर जो है इस तरीके का फार्मूला आता है। और इसमें 2 कंडीशन भी मैंने बताई थी।
उस कंडीशन में कि अगर एन आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर हो जाए तो फिर आई इक्वल टू ई बाई आर, यानी कि 1 सेल के बराबर करंट मिलेगी। और अगर आर की वैल्यू एन आर से बहुत बड़ी हो जाए तो फिर जो है हमको 1 सेल से जितनी करंट मिल रही थी उसका एन टाइम मिलेगी। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हम लोगों ने करा था, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने करा था वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर निकाला था। यहाँ भी 2 कंडीशन थी, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन एन आर देन आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर एन टाइम मिलेगी 1 सेल की करंट। और अगर एन आर इज़ ग्रेटर देन आर हो जाए तो आई इक्वल टू ई बाई आर हो जाएगा। तब हम ये बात कह सकते हैं कि एन सेल जोड़ने के बावजूद भी हमको करंट 1 के बराबर मिली। देन फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात आ जाती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में इलेक्ट्रिक पावर हमने बताया था, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि टाइम के साथ जो भी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होती है, खर्च होती है, उसको हम लोग पावर बोलते हैं। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और डब्ल्यू अपॉन टी को अब देखो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू भी होता है, क्यू इक्वल टू आई टी होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी हो गया। P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, और अगर डब्ल्यू की जगह वी आई टी अपॉन टी करते, टी से टी करके वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये फार्मूला निकल के आ गया। देन फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के और भी फार्मूले हैं, ये आपने सामने लिखे हुए हैं। फिर ये 1 किलोवाट आवर 3.6 10 पावर 6 जूल होता है, पढ़ा हुआ है ऑलरेडी आपने। तो ये जो है कुछ यहाँ पर फार्मूले आपके थे। तो ये कुछ फार्मूले थे, इसमें केवल इतना ही पार्ट था। अब हम लोगों ने जो आगे चर्चा करी थी वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड पे करी थी। तो सबसे पहले ऑस्टेट लॉ बताया था कि जब कहीं पर कोई क्या होता है कि करंट फ्लो कर रही होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है बन जाती है। और इसी बात को बायो-सैवर्ट लॉ ने मैथमेटिकल प्रूव करा। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर कोई करंट है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे दूर किसी पॉइंट P पे, तो वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आती है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आती थी। देन फिर उसके बाद अगर कोई सर्कुलर कॉइल है, उसके एन टर्न्स हैं, तो उसके जो अगर उसकी एक्सिस सेंटर पे जो करंट आती थी वो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a होती है। और अगर एक्सियल पॉइंट पे बात करें तो बी इक्वल टू म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 फार्मूला निकल के आता है। ये भी हमने बताया हुआ था। देन मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो एम इक्वल टू एन आई ए होता है। और अगर हम लोग जो है बार मैग्नेट के कारण जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4/2m अपॉन एक्स क्यूब आती है। ठीक है। तो ये कुछ इसी प्रकार से फार्मूले थे। ये कुछ नए फार्मूले हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। फील्ड ड्यू टू एन आर्क ऑफ करंट तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर एट द सेंटर ऑफ द सेमीकंडक्टर सेमी सर्कुलर कॉर्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अब फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 हो गया। ये अगर फाइनाइट लेंथ का वायर हो तो उसके लिए ये फार्मूला निकाला जाता था। फिर ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं। कोई सिलेंड्रिकल रॉड हो, उसके लिए जो आउटसाइड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होगा, और सरफेस में होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर होगा। तो डिफरेंट फार्मूले हैं। देन इसके बाद जो है फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई फार्मूला आता है। एट वन एंड म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आ जाता है। टोरॉइड के लिए भी फार्मूला मैंने आपको बताया था। फिर करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता था एफ वेक्टर इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरीके से आ जाता है। देन फिर इसके बाद अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर एफ अपॉन एल म्यू नॉट आई 1 आई 2 अपॉन 2 पाई डी या आर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से फार्मूला आता था। ठीक है। और फिर कंपैरिजन अगर करते थे एफ मैग्नेटिक और एफ इलेक्ट्रिक का तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर आता था। ये भी आपको ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। फिर अगर हम मान लेते हैं कि कोई करंट लूप है जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉ बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, टॉर्क लगता है टॉ बराबर एम बी साइन थीटा वैल्यू आती है। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के लिए टॉ बराबर एन आई, ये भी फार्मूला आपको निकालना बताया था मैंने, जहाँ पर टॉ इक्वल टू के थीटा भी होता है। तो आई इक्वल टू के अपॉन एन ए बी इंटू थीटा। तो करंट सेंसिटिविटी बताई थी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टू द इलेक्ट्रिक करंट एन ए बी अपॉन के। करंट सेंसिटिविटी होती थी वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा अपॉन वी और एन ए बी अपॉन के आर आता था। देन फिर अगर हमें गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक शंट रेजिस्टेंस को हम लोग जो है इंट्रोड्यूस कर देते थे
किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर देते थे, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लगा देते थे और देन फिर ये फार्मूला निकल के आता था। ठीक, फिर वोल्टमीटर के लिए क्या करते थे, गैल्वानोमीटर के जो है सीरीज में एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगा देते थे। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड रेडियल यूज की जाती है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में। तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस अगर सीरीज में इस्तेमाल करें तो R=P/Ig-G फॉर कन्वर्टेड वोल्टमीटर R=R+G हो जाता है। आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और इसके एमीटर के लिए जो है वो 0 होता है। तो इसके अलावा फिर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज अगर बात करें F=Q/V वेक्टर, ये फार्मूला आपको बताया था। लॉरेंज फोर्स कहता था कि अगर कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो F=Q वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस V वेक्टर फार्मूला हो जाता है। फिर इसके बाद जो है फिर अगर कोई मान लेते थे कि कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके लिए जो है उसका पाथ सर्कुलर होगा, रेडियस mv/qb होगी, वेलोसिटी qb/2πm होगी, टाइम पीरियड 2πm/qb होगा और जो ओमेगा है वो qb/m होगा। अगर थीटा एंगल पे एंटर करे तो पाथ हेलिकल हो जाएगा। ठीक है, R=mv/sin⁡θ/qb हो जाएगा, v=qb/2πm हो जाएगा। ये सारे फार्मूले आपको बताए थे। साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस से हट चुका है। तो ये सारी जो बातें हैं ये सारी बातें हमारे करने का उद्देश्य था। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म तक का एक रिवीजन करा है। कुछ पार्ट अगर बचा हुआ है वो मेरे ख्याल से अर्थ मैग्नेटिज्म का होगा, तो अर्थ मैग्नेटिज्म का जो है कभी आगे हम जो है कुछ एक्सरसाइज के साथ कर लेंगे और अगली मुलाकात जो आपसे होगी हमारी वो होगी नेक्स्ट टर्न पे। इसको इतना कंप्लीट कर लीजिए।